पुनः आप सभी अतिथियों का केवी स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज इस चुनावी समर में जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिहार विधानसभा का चुनाव, और उस सब के केंद्र में है बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय। और बेगूसराय के संदर्भ में दिनकर की इस धरती के गौरव को पुनः जीवंत करने के लिए, अपने उस स्वर्णिम इतिहास को पुनः वापस लाने के लिए हमारे प्रतिनिधि कैसे हो, हमारा बेगूसराय कैसे स्वर्णिम इतिहास को पुनः जीवंत करे, इस पर विचार साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जिले के बाइट कंप्यूटर, जो कि बहुत बेहतरीन संस्थान है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उनके निदेशक संजय सर। उनका हम केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे जिले के हमारे बड़े भैया, साथ ही साथ सिने स्टार, मशहूर सिने स्टार अमिय कश्यप जी का भी केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक हमारे दूसरे अतिथि हैं लोकस एकेडमी के निदेशक रौनक जी, उनका भी हम बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ MSR कंपनी के MR रुपेश जी का भी इस केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आप सभी अतिथियों का केवी स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, हम शुरुआत करेंगे संजय सर से ही। बेगूसराय दिनकर की यह धरती और विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और दूसरे चरण में हमारे बेगूसराय में चुनाव होने वाले हैं, तो हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि हमारे प्रतिनिधि कैसे हो। समस्त जिलेवासियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहला जो आपका सवाल है कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हों, मेरी नज़र में पहली शर्त है जनप्रतिनिधि हमारे जो भी हों ईमानदार हों, स्वच्छ छवि वाले हों, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हों। साथ ही साथ हमारे जनप्रतिनिधि को हमारे इलाके की राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक की जानकारी होनी चाहिए, हमारे इलाके की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे संविधान की भी जानकारी उन्हें होनी चाहिए और जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझने वाले लोग हों हमारे जनप्रतिनिधि, और आसानी से भी उपलब्ध हों, सर्वसुलभ हों, व्यवहार कुशल हों। हमारे हिसाब से इस तरह का जनप्रतिनिधि होना चाहिए। मैं आपसे कुछ और बातों को शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। हम जब बच्चों से पूछते हैं या अभिभावकों से राय लेते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो अक्सर लोग बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर। मुझे नहीं लगता है कि 1% लोग भी कहते होंगे कि मैं अपने बच्चे को बड़ा होकर के राजनीति में भेजना चाहता हूं या नेता बनाना चाहता हूं। क्यों? इस पर चिंतन की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में सभी लोग दागी हैं, राजनीति बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। आम जनता जब यह बोलती है कि ये राजनेता, हमारे नेता बहुत ख़राब हैं, ये बहुत बेकार हैं, सबसे पहली बात है कि आप अगर जिन्हें अच्छे समझते हों या आपको लगता है आप अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं खुल करके राजनीति में आते हैं? आपको आना चाहिए या आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए कि आप स्वच्छ छवि के हैं, आप आइए राजनीति में। सिर्फ राजनीतिक लोगों को कोसना कि ये राजनेता हमारे अच्छे नहीं हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। आपको पूर्ण रूप से राजनीति में हिस्सेदारी लेनी होगी। साथ ही साथ हम लोग कहते हैं कि ओह, गलत लोग का चयन हो गया, गलत लोग का जीत गए। इस बार चुनाव का प्रतिशत देखिए जाकर के 55%, 60% जाते जाते दम तोड़ देता है। घरों में लोग बैठे रहते हैं, वोट देने जाते नहीं हैं। जब आप वोट देने नहीं जाते हैं अपने बूथ पे, आपको कोई अधिकार नहीं है ये कहने का कि हमारे नेता गलत बन गए हैं, गलत लोग आ गए हैं राजनीति में। ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है आपको। सबसे पहले राजनीति में खुल करके हिस्सेदारी लीजिए और मतदान का प्रतिशत जहां अधिक होगा, निश्चित रूप से सही लोग यहां से चुन करके विधानसभा, लोकसभा या नगर निकाय के जो भी चुनाव हों उसमें जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बात कही कि जनता का
मतदान के प्रति आकर्षण, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कारण है कि लोग नेता या राजनीति के प्रति जो उनकी होनी चाहिए वो मोह भंग हुआ है, नेता से असंतुष्ट होकर कि हमारे ये जो नेता हैं हमारे नाम पे राजनीति करते हैं, गरीबी के नाम पर हो या हमारी जो स्थिति है उसके नाम पर, विकास के नाम पर राजनीति करते हैं और हम विकास की बात हो नहीं पाती है। कहीं ना कहीं इसके कारण से भी जनता लोकतंत्र से दूर होती चली जा रही है। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि राजनीति में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छे छवि के लोग हैं, वो खराब छवि के लोग हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो उस समय लोग चयन करते हैं कि वो हमारी जाति के ये हैं, या वो नेता खोजने लगते हैं कि हमारी जाति के कौन कौन से लोग हैं और वहाँ गोलबंद होने लगते हैं। जाति देख करके अगर आप वोट देंगे, धर्म देख करके वोट देंगे, कभी बिहार का विकास नहीं होगा, कभी देश का विकास होने वाला नहीं है। आप डॉक्टर साहब से इलाज करवाते हैं, डॉक्टर की आप जाति देखने जाते हैं। आप शिक्षक से अपने बच्चे को पढ़वाने जाते हैं, शिक्षक की आप जाति देखने जाते हैं। तो क्यों नहीं अपने नेता की स्वच्छ छवि को देख करके आप उनको वोट देते हैं? उनको विधानसभा या लोकसभा में भेजने का काम आप क्यों नहीं करते हैं? आप को इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने नेता का चयन करना चाहिए। अगर आप स्वच्छ छवि या मन मुताबिक लोगों का चयन करके यहाँ से भेजते हैं तो आने वाले दिन में निश्चित रूप से हमारा देश फिर से एक बार विश्व गुरु कहलाएगा। सर आपने बात की कि कहीं ना कहीं जनता अपने उस जो जनता का जो अपना शक्ति है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता जिसे चाहेगी सिंहासन उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं जनता इस चीज़ को समझ नहीं रही है। कहीं ना कहीं जनता को जो उन्हें शक्ति का एहसास होना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, इस चीज़ के प्रति जनता लापरवाह है। लोक लुभावन वादों में जनता कहीं न कहीं फंस जाती है चुनाव से पहले, और अभी भी अशिक्षित लोग हमारे देश में बहुत हैं, या पढ़े लिखे हैं तो नाम मात्र हैं। तो चुनाव के समय जो अनेक तरह का प्रलोभन दिया जाता है या गुप्त रूप से जो मदद किया जाता है इस तरह का, उसके कारण भी हमारा इलेक्शन कहीं ना कहीं जनता समझ नहीं पाती है और चुनावी उस बहकावे में आकर जो उनका लोक लुभावन जो वादे होते हैं उसमें आकर जनता अपना संयम खो देती है। और कहीं ना कहीं जो एक सही प्रतिनिधि होना चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए, जो जनता का सच में जनता की गरीबी की बात करे, जनता के हक और अधिकार की बात करे, वैसे प्रतिनिधि चुन के नहीं आते हैं सर कहीं ना कहीं। अच्छा सर, हम बेगूसराय के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे सर, चूँकि बेगूसराय के अभिभावक हैं आप और एक मशहूर कंप्यूटर संस्थान बाइट के निदेशक भी हैं, तो सर एक अभिभावक के नाते बेगूसराय के संदर्भ में सर कि हमारा यह बेगूसराय दिनकर की यह धरती, बिहार की औद्योगिक राजधानी, अपने आप में कला और हर क्षेत्र में आगे रहा है सर। कभी यही वह बेगूसराय था जहां श्री कृष्ण बाबू ने बड़े बड़े औद्योगिक जो है शुरुआत की और हमारा बेगूसराय पूरे देश में जाना जाता था सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो पहले का जो हमारा इतिहास था आज कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं हम लोग? जो नेताजी लोग से जो अपेक्षाएं पाले हुए थे पिछले, मैं देख रहा हूँ 10-15 वर्ष पीछे से लेके अब तक बता रहा हूँ, वहाँ पे कहीं न कहीं कुछ कमी नज़र आ रही है। जैसे कि बेगूसराय ज़िला आपका जो बगल में जीडी कॉलेज है, जी 25,000 से ऊपर छात्र वहाँ नामांकित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से कोऑपरेटिव कॉलेज है, महिला कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज हैं। सारी अहर्ताओं को पूरा कर रहा है बेगूसराय विश्वविद्यालय बनने हेतु, और आवाज़ भी उठाई जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम छात्र संगठनों का, चाहे ABVP हों या NSUI हों या AISF हों, छात्र जदयू हों और भी जितने भी छात्र संगठन, सब ने अपनी ओर से मांग रखी है और बड़ा जोरदार ढंग से उठाने का आवाज़ किया है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर तक बिल्कुल इस चीज़ को पहुंचाने का काम किए हैं सरकार तक, या जो उपयुक्त माध्यम है वहां तक पहुंचाने का काम किए हैं? मुझे नहीं लगता है कि जिस पुरजोर ढंग से हमारे राजनेताओं को चाहिए कि ये आवाज़ वहां तक पहुंचे, नहीं पहुंची है। हमारे यहाँ के बच्चे, हम लोग तो दरभंगा दौड़ते दौड़ते थक गए अपने ज़माने में, आज के बच्चे भी दरभंगा जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आश्चर्यजनक बात है कि एक विश्वविद्यालय हमारे यहाँ नहीं है, बहुत दुख की बात है। हर किसी को इस पर सोचना चाहिए, और जिन्हें वोट दे करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिताते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि हम लोगों की आवाज़ को, नेताजी क्या हैं, हम लोग की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, उसको जो उचित माध्यम है, जो उचित पटल है, जोरदार ढंग से वहाँ उठाना चाहिए और अपने हक की लड़ाई
उनको लर्निंग चाहिए कि हमको विश्वविद्यालय चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बरसों से देख रहा हूँ कि 4 लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है भाई, हर जगह देख रहा हूँ। बेगूसराय से लेकर सड़कें टूटी फूटी है। एनएच जो राष्ट्रीय उच्च पथ कहलाता है, उसकी हालत ये है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, पता नहीं चल रहा है। एक बारिश हुई इस बार, बहुत बारिश हुई। मैं पूर्ण रूप से सरकार को या नगर निगम को पूरी तरह से दोषी ठहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग भी जिम्मेवार हैं। लेकिन जिस ढंग से लोगों को आगे आना चाहिए, प्रशासन को या नगर निगम को, उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी लग रही है। हमें प्रयास करना चाहिए कि जहाँ भी जल जमाव है उसको जल्द से जल्द हम लोग उसकी निकासी की व्यवस्था करें। त्राहिमाम है, जनता बहुत संकट में है। बेगूसराय की जनता अनेकों समस्याएं हैं अभी भी हमारे बेगूसराय ज़िला में। सांस्कृतिक रूप से इसे कहा जाता है बिहार की राजधानी, औद्योगिक रूप से ये बिहार की राजधानी है। मुझे तो लगता है जो श्री बाबू के ज़माने में जो बेगूसराय था, उससे आज पिछड़ता हुआ यह नज़र आ रहा है बेगूसराय में जो हमारे पुराने जो नेता लोग थे, विधायक, सांसद, मैं बड़े ही आदर से नाम लेना चाहता हूँ स्वर्गीय भोला बाबू का, मैं नाम लेना चाहता हूँ वासुदेव बाबू का, अभी वर्तमान में शत्रुघ्न बाबू हैं, तो रामजीवन बाबू हैं। ऐसे नेता थे जो या हैं जो हम लोगों की आवाज़ को हमेशा से विधानसभा, बेगूसराय की आवाज़ थे वो। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कहीं न कहीं कमी ज़रूर आई है। हालांकि बस एक ज़रूरत है मजबूत इच्छा शक्ति की, और हम लोग इस बार मन बना चुके हैं आम जनता कि हम लोग शिक्षित, पढ़े लिखे, ईमानदार, स्वच्छ छवि के लोगों को चुन करके विधानसभा, लोकसभा में भेजें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज निकलेगा और नया सवेरा होगा, हम सभी चाहते हैं। हमारे दूसरे अतिथि अमिय कश्यप जी। सर, आप एक कलाकार हैं और मशहूर, हर क्षेत्र में आपने जिले का गौरव बढ़ाया है। आपको नहीं लगता कि कला के क्षेत्र में, चूंकि एक कलाकार के नाते कला के क्षेत्र में हमारे जिले का जो गौरव था, कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया जा रहा है या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम करना चाहूँगा सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, एक मंच दिया जिस पे हम अपनी बात को रख सकें। और जहाँ तक बात आपने की कला संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बेगूसराय ज़िले के आगे जाने की, तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं, चूँकि राष्ट्रकवि दिनकर जी की मिट्टी का है, और एक से बढ़ के एक साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर रामशरण शर्मा जी हों, आनंद नारायण शर्मा जी हों, या हमारे ज़िले के कोने कोने में एक से बढ़ के एक लोगों ने आगे बढ़ के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक में ज़िले को गौरवान्वित किया है। अब आपने बात की, और बिल्कुल मैं कई मंचों पे, कई फोरम पे जहाँ भी हमें अवसर मिलते हैं वहाँ मैं कहता भी आया हूँ कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उसको एक प्लेटफॉर्म देने की। जैसे आप लोगों ने इतने लोगों को जुटा के यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया, इतने लोग, समाज के अलग अलग क्षेत्रों के लोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र, कला संस्कृति क्षेत्र से मुझे जोड़ सकते हैं, तो सभी को अपनी अपनी बात रखने का एक अवसर मिला। इसी तरह से ये कलाकार जो हैं या साहित्यकार जो हैं उनको मंच मिले, तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी हमें आवश्यकता होती है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि बेगूसराय की अगर मैं बात कहूँ तो ऐसे कोई जनप्रतिनिधि मेरी याददाश्त में पिछले 20-25 वर्षों से सामाजिक जीवन में मैं हूँ, कोई ऐसे हैं जो या रहे हों जिन्होंने बेगूसराय के किसी कलाकार या साहित्यकार को उनके गांव से उठा के और वो प्लेटफॉर्म पटना में या दिल्ली में या राष्ट्रीय क्षितिज पर या कहीं दिल्ली में चर्चा हो रही है कि भाई ऐसा ऐसा इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, एक साहित्यकार लाइए या एक कलाकार को लाइए, और हमें लगता नहीं है कि ऐसा कोई उदाहरण कहीं ना कहीं सर चुनावी मुद्दे, कहीं कला संस्कृति चुनावी मुद्दे नहीं है। मैं वही बात में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा कला संस्कृति का सेवक हूँ। 1-1.5 दर्जन फिल्में हमारी आई है। मुझे तो याद नहीं है कि कोई विधायक जी कभी फ़ोन किए होंगे या सांसद जी फ़ोन किए होंगे कि भाई अभी एक कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है, बेगूसराय के कलाकार की आवश्यकता है, वहाँ हमने आपका चयन किया, वहाँ चलिए। आज तक ऐसा नहीं है।
शायद ही बेगूसराय के जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो 20-25 वर्षों से सामाजिक जीवन में भी हूँ, जबकि मैं कला संस्कृति के साथ सामाजिक जीवन में भी हूँ। लोगों को हमारी आवश्यकता होती है, कितने जनप्रतिनिधियों के कि हमने प्रचार अभियान में भी रहा है, फिर भी उन्होंने कभी उस तरह का प्लेटफॉर्म या मंच देने का काम नहीं किया है। तो ये कहीं ना कहीं बात होती है, तो ये मुद्दे रहते नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ डिबेट करने से नहीं होगा कि हम बात बोल दिए, कभी वोट पड़ता ही नहीं है शिक्षा के लिए, कभी वोट पड़ता ही नहीं है संस्कृति के विकास के लिए, कभी वोट पड़ता ही नहीं है इस तरह के लिए मुद्दे में। वोट पड़ने का यहाँ तरीका ही अलग है, तो जिस तरीके से वोट पड़ती है वो उस तरह का की बात है। यहाँ सर बात वोट, जब भी वोट की बात आती है, जब वोटिंग का समय आता है तो जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इस पर हंगामा होता है। सीधी सी बात है। तो आपके मुद्दे बनेंगे क्यों? दिनकर यूनिवर्सिटी हो, ये सर कहने का सर ये है कि दिनकर जिसके हुंकार से संपूर्ण राष्ट्र हुंकारित हुआ। माफ कीजिएगा, मैं स्पष्टवादी लोग हूँ और ये कह दो, ये सारा सोशल मीडिया और ये टैग हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना, कुछ नहीं होगा। महीना 2 महीना में सब सोशल मीडिया और सब कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये फिर बीते ज़माने, फिर साल 2 साल के बाद फिर मुद्दा आएगा, कुछ से कुछ हुआ। होने वाला कुछ नहीं है। दिनकर यूनिवर्सिटी की बुनियाद नहीं डलने वाली है बेगूसराय में, क्योंकि यहाँ पर इच्छा शक्ति ही नहीं है। यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है। काम कैसे होता है, मैंने भी कुछ किया। मेरी इच्छा, मैं बम्बई में 10 वर्ष रहा कंटिन्यू, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया। हमारी इच्छा शक्ति थी, मैं तो किसी सरकार ने किया। मैंने बेगूसराय में बुनियाद डाल दी, राष्ट्रकवि दिनकर फिल्म सिटी। मैंने बुनियाद यहाँ पे डाली, 1 दर्जन सिनेमा बना दिया बेगूसराय में। नीतीश कुमार जी से हम सीधा मिले जाके कि हमारे पास एक फिल्म सिटी का पूरा खाका है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। आप तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो भाई हम अपना ध्यान दे दिया, हमने खुद बना डाली और एक दर्जन सिनेमा का निर्माण कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति हमारे विश्वविद्यालय को लेकर उतना गंभीर नहीं है, क्योंकि इसके नाम पर वोट नहीं पड़ते हैं। वोट जिस दिन पढ़ने लगेगा, शिक्षा को लेके, संस्कृति को लेके, साहित्य को लेके जिस दिन वोट पड़ेगा, उस दिन नेताओं की ध्यान की दृष्टि इन सभी बिंदुओं पर पड़ेगी, और नहीं तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा अमीर जी, अभी हाल ही में मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि दरभंगा में एम्स की शुरुआत हो गई, दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो गए हैं, और ये वही जिला है जहां पर उलाव वर्षों पहले बना हुआ, और आज उसका उपयोग सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है। मतलब कोई हमारे मेहमान आते हैं तो रिजर्व उसका उपयोग किया जाता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बेगूसराय जिले के साथ ये छल हो रहा है? नेताओं की इच्छा शक्ति का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा बेगूसराय जिले का। हिंदुस्तान का ऐसा एकमात्र जगह होगा संभवतः मझौल, जो ब्लॉक नहीं है और अनुमंडल, नहीं तो बनने का, एक जिला बनने का, प्रमंडल बनने का एक मापदंड होता है। ब्लॉक बनेगा पहले, उसके बाद फिर अनुमंडल बनेगा, उसके बाद फिर जिला बनेगा, उसके बाद प्रमंडल बनेगा। मझौल देखिए अभी कुछ नहीं है, थाना नहीं है, ब्लॉक नहीं है, और सीधा नोटिफिकेशन हो गया, भाई बन गया सब डिवीजन, अनुमंडल बन गया। अनुमंडल मुख्यालय है वो। रामजीवन बाबू की इच्छा शक्ति थी ना, बना डाले ना। तो ये इच्छा शक्ति चाहिए ना नेताओं की। दिनकर यूनिवर्सिटी कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। एक व्यक्ति, कोई जनप्रतिनिधि अगर बेगूसराय जिले का पैर में लत्ता बांध ले और ठान ले कि दिनकर यूनिवर्सिटी बनाना है, तो दिनकर यूनिवर्सिटी बन जाएगा। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी के नाम पर वोट ही नहीं होगा, वो बेचारा अगला चुनाव में हार जाएंगे, तो ये मुद्दा वहीं का वहीं रह जाएगा। इसीलिए सिर्फ नेताओं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को बदलने की आवश्यकता है। हम लोगों को जज करने की आवश्यकता है। चुनाव मतलब इलेक्शन, इलेक्टेड होता है, तो ये चुनाव के लिए दृष्टि खोलना पड़ेगा कि भाई हमारे जो 8, 10, 12 कैंडिडेट हैं, उनमें से कौन क्षेत्र का विकास। कहीं ना कहीं सर इस सोच से भी बाहर निकलना होगा। जो कुंठित भावनाएं हमने पाल ली है कि ये हमारी जाति का है, ये हमारा खास हमें रिप्रेजेंट, हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता है, हमें इन सब से बाहर निकलना होगा। सर क्या कहेंगे हमारी जनता से, आप जो भी सुन रहे हैं उनको कैसे जागरूक करेंगे? सर मैं तो सीधा कहता हूँ ना, ये पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, पूरा पैटर्न ऐसा बना हुआ है। फलाना विधानसभा है, इसमें कौन जात कितना है, कौन जात पहले, वहां पर मैनिपुलेशन होता है जाति का, कौन जात कितना है, कौन कितना टैलेंटेड, उससे मतलब नहीं है। फलाना जाति इतना है, फलाना जितना है, तो ठीक है, तो इस जाति का दो, और इस जाति में ये प्लस होगा, फलाने नेता का ये प्लस होगा, ये नेता के इन्फ्लुएंस में ये वोट होगा, वो अपना गणित बना के फिट है।
भले उसको 4 लाइन आप स्टूडियो में ला के खड़ा कर दीजिए, 4 लाइन अगर बोल दें। कई ऐसे नेताओं का मैं नाम लूंगा जो आपके स्टूडियो में आके 4 लाइन ढंग से नहीं बोल सकता। एक सवाल अमिया जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे हर चीज में शैक्षणिक योग्यता की अर्हता निश्चित है सर, कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी सेवा क्षेत्र में जाना है, लेकिन राजनेता बनने के लिए हमारे संविधान ऐसी कोई जो उसमें संविधान में कहीं कोई शर्तें नहीं है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शिक्षा की अनिवार्यता जरूरी है? एक बात और मैं इस बीच में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। दूसरी बात, ये गठबंधन का जो कार्यक्रम चलता है, मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। पहली बात कि सब पार्टी को अलग अलग लड़ना चाहिए, तो क्या होगा कि आपके पास कैंडिडेट्स आएंगे, 7-8 पार्टी एक मिल गया, एक ही कैंडिडेट हो गया, सिद्धांत की बातें होती है, फिर बाद में आगे वो भी बिल कभी अब क्या हुआ कि 7-8 पार्टी मिल गए और इस तरह से नेता को डाल दिया आपके, समझिए वो थोप देना कहिए, वो थोप दिए कि आपके पास मजबूरी है, क्या करिएगा। इसीलिए सभी पार्टियों का कैंडिडेट होना चाहिए, उसके बाद आप गठबंधन करके सरकार बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग अगर बस चले नेताओं का या ऊपर जो बैठे हुए हैं बनाते हैं, तो वो ऐसा कर दे सिस्टम के निर्विरोध है निर्वाचित, चुनाव का जरूरत ही नहीं होगा। मतलब सब पार्टी मिल के एक हो गए, बस काम खत्म है। भाई आपके वोट की जरूरत है, काम खत्म है, आपका वोट नहीं चाहिए। 8-8, 10-10 पार्टी मिला के एक ही पार्टी हो गया। अच्छा अमिया कश्यप जी, एक नोटा जो कि नई सिस्टम जो आई है, उसमें अगर आपको वोट नहीं करना है तो उस नोटा को, तो कहीं ना कहीं अभी देखा गया है कि नोटा का परसेंटेज बढ़ा है सर। बिल्कुल, आप देखिए बेगूसराय बिहार में सबसे ज्यादा, कौन से लोकसभा में, इससे पहले वाले लोकसभा में शायद हुआ था कि 26,000 पड़े थे नोटा में। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को बिहार में सबसे ज्यादा बेगूसराय में ही नोटा में, इतने कैंडिडेट को उतना वोट भी नहीं आता है। तो आप सोच लीजिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये लोगों का, वो ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जो वैचारिक रूप से समृद्ध हैं, जो मानसिक रूप से समृद्ध हैं, ऐसे लोगों का फ्रस्ट्रेशन है कि हम 2 घंटे लाइन में खड़ा होके भी आप लोगों जैसे नेताओं को नहीं चुना हमने। कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है और एक संकेत भी उन जनप्रतिनिधियों को। तो ये समझना चाहिए, वो जो बना रहे हैं नियम कानून जो बनाते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। हम लोग लाख समझ लेंगे, इतनी बातें कर लेंगे, ये सिर्फ नक्कारे में तूती की आवाज साबित होगी। हमारे साथ लोकेश एकेडमी के रौनक जी हैं। रौनक जी, एक शिक्षण संस्थान के निदेशक के नाते शिक्षा के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे कि दिनकर विश्वविद्यालय की बात, जैसे भी हमारे अमिया कश्यप जी ने कहा कि इच्छा शक्ति नहीं है, एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण आपको क्या लगता है दिनकर विश्वविद्यालय, चूंकि हमारा ये मांग नहीं, हमारा अधिकार है और अपने अधिकार की आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले जिलेवासी को मेरा प्रणाम और हम धन्यवाद देना चाहते हैं केवी स्टूडियो के डायरेक्टर डॉक्टर रोशन सर समेत संपूर्ण टीम को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजय सर को, जिन्होंने आप लोगों से मेरा परिचय कराया और मुझे इस लायक समझा। मैं पुनः एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं रोशन सर समेत पूरी टीम को, जिन्होंने एक इस तरह के मंच को तैयार करके ज़िले के उन तमाम युवाओं को एकत्रित करने का काम किया है। इसके लिए हम केवी स्टूडियो के पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी। जी बिल्कुल। सर, आपका हमसे पहला सवाल ये है कि दिनकर यूनिवर्सिटी, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज बेगूसराय ज़िले के लगभग हर एक युवाओं की यह आवाज़ है कि बेगूसराय का एक ही सपना, बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से हो विश्वविद्यालय अपना। आज बेगूसराय के युवाओं की बस एक ही मांग है कि बेगूसराय में दिनकर जी के नाम से एक विश्वविद्यालय खोला जाए, इसकी स्थापना हो। चूँकि अक्सर हाँ देखा जाता है कि बेगूसराय डिग्री कॉलेज जितने भी हैं, वहाँ जो भी बच्चे नामांकन लेते हैं, नामांकन के बाद जब उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में जब कभी भी किसी भी तरह का त्रुटि पाया जाता है तो इसके लिए बच्चों को दरभंगा जाना होता है। दरभंगा जाने आने में भी परेशानी अलग होता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों चीज़ों का ये तीनों बातों की परेशानी होती है। और वहाँ जाने के बावजूद भी आप अक्सर देखेंगे, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हम भी कई एक बार दरभंगा जब गए और वहाँ के कैंपस में जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपका काम हो ही जाएगा। बच्चे वहाँ जाने के बाद इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल बहुत सारी परेशानी होती है। और इसलिए हम एक आम नागरिक होने के नाते
हम भी ये यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे या फिर सांसद महोदय से हम ये उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि निश्चित तौर पे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की जो मांग की जा रही है, इस आवाज़ को वो आगे भी उठाएं और यहाँ विश्वविद्यालय निश्चित तौर पे बने, ये मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा है। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, शिक्षा, चूंकि मैं शिक्षा से मैं तो पूछूंगा शिक्षा के संदर्भ में आपसे, चूंकि आपको नहीं लगता कि जो जगत गुरु के रूप में हमारी प्रतिष्ठा थी, यह वही बिहार है जिसने शिक्षा में संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं शिक्षा के दृष्टिकोण से हम बात करें भारत में इसकी स्थिति का तो सबसे पीछे हैं। तो हमारी शिक्षा कैसे पुनः दुरुस्त हो, कैसे हम पुनः अपने उस इतिहास को जीवंत करें? बिल्कुल, इस पे कहीं ना कहीं एक सरकार को इस पे पहल करने की ज़रूरत है। जैसा कि आज वैसे हम तो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से मेरा सरकारी और प्राइवेट से मेरा कहना, देखिए सरकारी शिक्षण संस्थान में भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, और हम भी उस सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं, मुझे गर्व है। ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, साथ ही साथ मैं निजी विद्यालयों का भी, निजी क्षेत्र के भी जो विद्यालय हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी शिक्षा की गुणवत्ता में उनका भी बड़ा योगदान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि निजी विद्यालय सिर्फ पैसा उगाही का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो अपना बेहतर काम कर रहे हैं। तो सरकारी और निजी विद्यालयों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की गुणवत्ता का, और वो शिक्षा बिहार की शिक्षा कैसी गुणवत्ता हो, कैसे अच्छे हो। निश्चित तौर पे सरकारी विद्यालय में मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बदलाव लाने की सख्त ज़रूरत है। ऐसी भी बात नहीं कि बेगूसराय ज़िले में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, वहाँ के शिक्षक अच्छे नहीं हैं। निश्चित तौर पे बेगूसराय ज़िले में वैसे अनेकों सरकारी विद्यालय हैं जहाँ के बच्चे आज पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाया, और एक से एक प्रतिभावान सरकारी स्कूल से निकल के आज देश को मिला है, हमारे भारतवर्ष को मिला है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ सरकारी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रह गया है, जिस कारण से ज़्यादातर बच्चे अब सरकारी विद्यालय जाने से पीछे भागते हैं। उनका आकर्षण उसके प्रति नहीं रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वहाँ की व्यवस्था में कुछ न कुछ कमी है। निश्चित तौर पे इस पे हम शिक्षक समाज से भी ये हम आग्रह करते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस और ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है। चिंतन करें। बिल्कुल, हमें भी इस पे विचार करने, अभिभावक को भी विचार करने की जरूरत है, कारण कि आप सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेज देते हैं और एक बार कहीं ना कहीं आप भी अपना टाइम निकाल के निश्चित तौर पे जाके स्कूल के व्यवस्थापक से मिलें और अपने बच्चों के बारे में वहाँ जानने का प्रयास करें कि हमारे बच्चे वहाँ नित्य प्रतिदिन स्कूल आते हैं या नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए गार्जियन भी दोषी हैं। निश्चित तौर पे जब तक दोनों आदमी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक शिक्षा में एक नया परिवर्तन नहीं आएगा। हम एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे रोजगार के संदर्भ में, क्योंकि युवा सपने देखते हैं, नए नए सपने, और वो सपना सिर्फ उनका सपना नहीं होता, उनके पूरे परिवार का सपना होता है। इस संदर्भ में चूंकि आप एक युवा हैं तो युवा को रोजगार कैसे मिले, कैसे हम आत्मनिर्भर हो, कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसकी बात हमारे राजनेता करते हैं, तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे रोजगार तो होना ही चाहिए। आए दिन युवाओं के लिए रोजगार की बहुत सारी कमियां हैं। यदि देखा जाए तो अभी फिलहाल कई एक वर्षों से वैकेंसी की भी कमी है। हमारे बेगूसराय की बात अगर देखा जाए तो बेगूसराय में हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं, हमारे नौजवान बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो अच्छे कॉलेज से अपना डिग्री लेके और आज घर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस और पहल करने की ज़रूरत है कि आज हमारा युवा अगर सब कुछ रहते हुए भी अगर एक स्टेट छोड़ दूसरे स्टेट की ओर पलायन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ रोजगार स्थापित करने की उन्हें इस और ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत है। धन्यवाद सर आपका, रौनक जी। MSR कंपनी के MR हमारे रुपेश जी, मैं आपसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानना चाहूँगा सर कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि स्वास्थ्य हमारी मौलिक आवश्यकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितना, चूँकि स्वास्थ्य पे बहुत पैसा खर्च होता है, गरीब जो संपन्न परिवार में बेहतर इलाज करा लेते हैं, लेकिन जो जिनकी स्थिति गरीब जो है आर्थिक रूप से विपन्न है, उनका कहीं ना कहीं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती। तो क्या कहेंगे जनप्रतिनिधि हमारे कैसे हो, कैसी हमारी सरकार हो कि आम आदमी को सुंदर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया हो? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का और केवी सर की पूरी टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। आपने क्वेश्चन किया स्वास्थ्य के संबंध में, तो सीधे मुद्दा ले जाते हैं कि जहाँ पे हॉस्पिटल अभी हैं आप वहाँ जाके देख लें कि जितने भी गरीब तबके के मरीज वहाँ आते हैं उनको प्रॉपर रूप से मेडिसिन नहीं मिल रहा है।
जबकि सरकार की ये नीति है कि कोई भी गरीब हो, बुढ़वा, जो भी वहाँ जाते हैं उनको प्रॉपर इलाज हो। लेकिन वहाँ देखिए लंबी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पुलिस डंडा भी पड़ जाती है कि आप लाइन से हट जाइए हो, तो वो वहाँ पे वो प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पाती है। फिर सरकारी हॉस्पिटल किस लिए? बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब ये थोड़े है कि सिर्फ बिल्डिंग बन जाना। चूंकि एम्स बन गया, दरभंगा में बन गया, जिला में, हमारे बेगूसराय जिले में नहीं बना। जो हमारे कुछ संबंधी फ़ोन करते हैं कि आप इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार बेगूसराय में रहते हैं, बहुत गर्व फील करते हैं। गर्व तो उनकी बात होता है, लेकिन दुख तब होता है जब हमें अनदेखी की जाती है। अभी हम हमारे अभिनेता सर बैठे हुए, इन्होंने इच्छा शक्ति की बात बोली। बिल्कुल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति से हम केंद्रित करना चाहते हैं आदरणीय संजय सर की बात। जब इस कोरोना काल में एक बकरी में कैंप चल रहा था, ठीक है, गरीबों के लिए वहाँ खाना बन रहा था, ठीक है, तो क्या संजय सर का वहाँ पैसा डोनेट करना चाहिए था? कि इन्होंने किया नहीं, समाज के लिए, समाज के लिए किया, इनकी इच्छा शक्ति थी। क्या इनके पास बहुत पैसा तो नहीं है कि दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने इच्छा शक्ति की बात की। तो इच्छा शक्ति होने से ही ये शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो सकता है। जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, वहाँ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अभी कोरोना काल में हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो जाते हैं कोरोना टेस्ट के लिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। आप देखिए एक दूसरे पीठ पर लदे हुए हैं और उनमें काफ़ी भीड़ है, उनमें से कोई न कोई कोरोना से इफेक्टेड है, और जिनको नहीं है वो भी कोरोना से इफेक्टेड होने के संकेत। ये सब में सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही बुरा हाल है। मतलब हम बात करना चाहेंगे कि कैसे हमारे बेगूसराय का स्वास्थ्य सुविधा जो है बेहतरीन हो, कैसे हमारे आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। इसके लिए सर आपके क्या सुझाव होंगे? देखिए, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना, व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपके ज़्यादा भीड़ है तो 10 काउंटर खोलें कोरोना के टेस्ट के लिए या आम जनता के मेडिसिन के लिए, ठीक है। और एक जागरूकता भी सर चाहिए, कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल के प्रति लोग का जो सकारात्मक सोच होना चाहिए वो नहीं दिखता। जी, आज प्राइवेट हॉस्पिटल कितने अच्छे क्यों हो रहे हैं? वहाँ सुविधाएं हैं, पैसा लोग वहाँ दे रहे हैं, सुविधाएं हैं, उनको सुविधा मिलती है। भगवान ना करे हमारे परिवार में से किसी को क्रॉनिक बीमारी हो जाए तो सबसे पहले हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हमको मूलभूत सुविधा तुरंत वहाँ मिल सकती है। ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत मिल सकती है, आईसीयू मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी आईसीयू की भी व्यवस्था पूर्ण रूप में नहीं है। तो ये दुर्भाग्य स्वास्थ्य विभाग। इसके अलावा सर बेगूसराय के संदर्भ में आप अपने विचार दें कि हमारा बेगूसराय कैसे पुनः सुंदर बेगूसराय बने, हमारे सपनों का बेगूसराय बने, और हमारे जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं कैसे हमारे बेगूसराय के विकास में अपना योगदान दें। ये तो हमारे जितने भी गेस्ट हैं सारे बात रख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। विकास शिक्षा से होता है। जी, और जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास कभी नहीं हो सकता है। चाहे हम दिनकर विश्वविद्यालय बना दें, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर दें, कॉलेज खोल दें, उससे कुछ नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान देना होगा, ठीक है। हमारे आदरणीय ने बोला कि दिनकर यूनिवर्सिटी शायद एक सपना हो सकता है। इस बात में सच्चाई भी है, सच्चाई नहीं भी है। हो सकता है दिनकर यूनिवर्सिटी खुल जाए, लेकिन इनकी बात में दम है कि इन्होंने बोला कि दिनकर यूनिवर्सिटी के फिलहाल अभी आवाज़ें उठ रही हैं। ये दिनकर यूनिवर्सिटी बेगूसराय में पहले होनी चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि शिक्षा का मूलभूत जो होना चाहिए वो बेगूसराय में अभी भी कमी है। जबकि बेगूसराय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जनमानस काफ़ी पढ़े लिखे मतलब बेगूसराय में, तो यहाँ में से इतनी सुविधा होनी चाहिए। जैसे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे खुले हैं, मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे ये सुविधाएं। हमारा जो अमिया जी जो बेगूसराय की जो धरती है एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। यह वही धरती है जहाँ पर कांवर झील पक्षी विहार है, यह वही धरती है जहाँ पर श्री कृष्ण सिंह ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कही, कि ये वही बेगूसराय है जहाँ पर नौलखा मंदिर है। फिर भी कहीं ना कहीं इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। क्या कहेंगे सर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और पर्यटन स्थल के रूप में तो है ही, और उसमें मैं और भी बहुत सारी बातें मैं जोड़ सकता हूं। और इवन ये कहें कि अगर 18 प्रखंड है बेगूसराय जिले में, तो हर प्रखंड कुछ न कुछ खूबी लिए हुए है, और हर प्रखंड में कुछ न कुछ खासियत है जहां लोग आकर्षित होंगे वहां की जो पर्यटन संबंधी चीज़ें हैं उससे। और इसके साथ साथ मैं तो समझता हूं कि अगर सरकार ध्यान दे तो यहाँ फिल्म सिटी निर्माण की भी बहुत संभावनाएं हैं। और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगा कि अगर सरकार कहे तो मैं तैयार हूँ। अगर बेगूसराय में वो फिल्म सिटी बनाने की सोच विकसित करती है तो बिल्कुल सीमित संसाधन में 1000-2000 करोड़ खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं बिल्कुल सीमित संसाधन में बेगूसराय में फिल्म सिटी का नींव डाल सकता हूं, बना सकता हूं। यहां से फिल्मों का निर्माण होगा, पूरे देश में, पूरे संसार में लोग उस फिल्म को देखेंगे और बेगूसराय और बिहार का गौरव बढ़ेगा। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। संजय सर, चूंकि चलते चलते हम आपसे बस अंत में ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, जो भी आने वाले समय में हमारे प्रतिनिधि होंगे वो यहाँ से सुन पा रहे हैं, तो आज बेगूसराय के हम पूरी टीम की ओर से उन्हें आप क्या विचार देना चाहेंगे? उन्हें हम विचार देना चाहेंगे कि हमारे बेगूसराय ज़िले की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जी जी, सबसे पहले उसका निराकरण हो। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया, ये एक लोगों की मांग नहीं है, पूरे ज़िले वासियों की मांग है यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय हो। यहाँ की जो NH की स्थिति है जी जी, दयनीय है, जो बेगूसराय होकर गुजरती है, 4 लेन की जो स्थिति है, उसके निर्माण में विलम्ब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं वो हम लोग की आवाज़ बनते हैं और हम लोग की आवाज़ को उचित माध्यम तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनसे ये भी अपेक्षाएं रखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि के हाथ में जादू की छड़ी है और सभी काम वो कर दिए, लेकिन प्रयास एक होना चाहिए, ईमानदारी भरा प्रयास होना चाहिए। और अनेकों समस्याएं हैं, छोटी बड़ी समस्याएं हैं, सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है और हमारे जनप्रतिनिधि सर्वसुलभ हों। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, मैं देखता हूं, मैं एक आम आदमी के नाते बता रहा हूं, एक मंच मिला है इसलिए बता रहा हूं। मैं देखता हूं कि चुनाव से पहले एक छोटा सा उदाहरण, वार्ड का जो चुनाव होता है उसमें मैंने महसूस किया है, या अन्य जो भी चुनाव होते हैं, जो नेताजी लोग का व्यवहार होता है जनता के साथ, लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसके बाद जब वो जीत करके यहाँ से जाते हैं तब उनका व्यवहार इस तरह का 2 प्रकार का व्यवहार नहीं हो। जीतने से पहले वो जितने विनम्र होते हैं वो उसके बाद भी हों, जितनी तत्परता वो दिखाते हैं अपने चुनाव काम के समय, हाँ, वो सब दिन बना रहे। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ अपने राजनेताओं से कि वो सर्वसुलभ रहें और हम लोग की आवाज़ को पहुंचाने का काम हमारी आवाज़ बनते रहें। जी। अच्छा सर, अब मैं चलते चलते आपसे अपील करूंगा, चूंकि नोटा की बात आई, जनता का आपने शुरू में जिक्र भी किया कि जनता का मोह भंग हो रहा है, चूंकि जनता ही जनार्दन है, जनता जिसे चाहेगी। सदियों की बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज बन उठलाती है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो जनता जनार्दन से आप क्या अपील करेंगे ताकि अधिक से अधिक वोट प्रतिशत बढ़े? जनता अगर यह कहती है कि इस बार गलत आदमी चुनाव जीत गया, उनको यह कहने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि वो मतदान करने नहीं जाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग का होना चाहिए, मैं पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में देखता रहा हूँ, 60% मतदान का प्रतिशत होता है, तो ये 40% लोग भाई घरों में बैठे रह जाते हैं। प्लीज वोट करें, आप उनसे आप लोग घर से बाहर निकलें, निकल करके मतदान करें, बटन दबावें और अपना उंगली गौरव के साथ दिखावें कि मेरी उंगली पे काला निशान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी जाएंगे सर, अमीर जी चूंकि सिने स्टार जो होते हैं रोल मॉडल होते हैं, तो आप जनता जनार्दन से चुनाव के लिए उनको वोटिंग के लिए अपील करेंगे? बिल्कुल, मैं बेगूसराय और बिहार के वासियों से निवेदन करता हूं, जो आगामी विधानसभा का चुनाव है उसमें एक एक व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक जिनको भी अपना चुनाव करना है उनको चुने, लेकिन वोट अवश्य करें और इस बार साबित कर दें और पूरी दुनिया में ये दिखा दें कि हम बिहार वासियों ने इस बार 100% वोटिंग की है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे, मैं रौनक जी से चाहूंगा कि जनता का जो मोह भंग होता जा रहा है लोकतंत्र के प्रति, चुनाव के प्रति, उसको जनता के उस मोह को, जो उनका नकारात्मक सोच है, उसको तोड़कर जनता कैसे पुनः एक बार चुनाव की, जैसे कि हमारे अमिया जी ने बताया कि 100% वोट करें, तो उसके लिए अपील करें। जी बिल्कुल, हम बेगूसराय समेत पूरे बिहार वासियों से ये अपील करते हैं कि जाति धर्म से उठ के निश्चित तौर पे आप अपना वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट समाज को बदलने में एक महती भूमिका निभाती है। इसलिए सभी मतदाताओं से मेरा ये अपील है कि निश्चित तौर पे मतदान के दिन आप ससमय अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित करें। हम चाहेंगे रुपेश सर से। देखिए, मतदान करना हमारा
मूल अधिकार है, इसीलिए हम बेगूसराय पूरी जनता से अपील करते हैं कि मतदान से पीछे न हटे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मतदान करने जरूर जाए। एक सुझाव है, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहे और मास्क का यूज करें, हो सके तो हैंड सैनिटाइजर भी ले जाएं अपने पास में, और मतदान से पीछे न हटेंगे, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। आप सबों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनावी चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए और साथ साथ बेगूसराय के विकास के लिए अपने विचार दिए। पूरे केवी स्टूडियो की ओर से, डॉक्टर रोशन सर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आपको भी।